Hello everyone, welcome to Sriram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad, where every day we have a session of daily current affairs जिसमें हम important editorial की भी discussion करते हैं जो हिंदू के अंदर होता है, और साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेन से जुड़े हुए जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में भी पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेते हैं। आज का सेशन जो है खुद कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल से डील करता है तो उसको देखते हैं, और देयर इज़ अ इंडेक्स इन फ्रंट ऑफ यू कि हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन दिस सेशन। पहला तो whoever loves मैंगो, तो पहला तो यही आ गया, इशाद मैंगो जो है फेमस मैंगो जीआई टैग मिला है। तो अभी आपको एटलीस्ट एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, क्योंकि एज ऑफ मार्च 2023 काफ़ी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। कुछ 400 प्रोडक्ट्स तो हो ही गए हैं इंडिया में जिनके पास जीआई टैग है, और मार्च में लाइक 33 कुछ प्रोडक्ट्स हुए थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हमने सारे कवर किए हैं, जैसे जैसे जीआई प्रोडक्ट्स जिनको टैग मिला है जिन प्रोडक्ट्स को। सो वैसे वैसे आप भी एक लिस्ट बनाते रहोगे तो लास्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब चीज़ें एक ही जगह पे लिखी होंगी, राइट। फिर हम ये मैप बेस्ड अगला आर्टिकल है मेड इन ट्राईलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ट्राईलेटरल है, कौन कौन सी 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है वो देखेंगे इन द गल्फ ऑफ ओमान। तो मैप में गल्फ ऑफ ओमान, उसके आसपास के पोर्ट्स, उसका स्ट्रेट आसपास कैसे किसको कनेक्ट करता है, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। सो इसीलिए आज आपके लिए मैप प्रैक्टिस में जाएगा गल्फ ऑफ ओमान। हम थोड़ा सा घूम के आएंगे वहाँ पे, मैं आपको मैप में हर एक चीज़ बताऊंगी, लेकिन आपको भी सेल्फ स्टडी जो है वो करनी रहेगी, एटलस खोलना है और वो रीजन जो है वो पूरा कवर करना है आज, ठीक है। आर्कटिक सी आइस इज मेल्टिंग, तो इसके रिगार्डिंग बातें करेंगे। जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो मेन से। सागर समृद्धि क्या है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पर आपको ड्रेडजिंग समझ में आना चाहिए पहले ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसी के विद रिस्पेक्ट टू में ये लॉन्च हुआ है। सो व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। 2 एडिटोरियल्स लेंगे, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि ये जो सेकेंड एडिटोरियल आप देख रहे हो एक्चुअल में ये सेकेंड एडिटोरियल नहीं है। सेकेंड एडिटोरियल इज ई एडुकेशन प्लेटफॉर्म्स एंड उसको लिंक किया है विद दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो सेकेंड एडिटोरियल इज ई एडुकेशन। यहाँ पर हम बात करेंगे, जब हम ओपन लर्निंग की बात करते हैं, ओपन कोर्सेज की बात करते हैं, सो दैट इज मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सो उसकी यहाँ पर बात होगी। सो और इसको एडुकेशन को लिंक किया हुआ है टेक्नोलॉजी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो ये आपके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से लिंक बैठता है। कैसे, जब ये आर्टिकल आएगा तो बताऊंगी ये वाला। और विल अ हाइक इन एमएसपी हेल्प द फार्मर्स, तो यहाँ पर एमएसपी के रिगार्डिंग बातें हैं। शुरू करते हैं इस सेशन को। जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी, लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि अगर आपको सेशन अच्छा लगता है ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिंदास किया करो। कोई दिक्कत कहाँ आती है मुझे ये नहीं समझ आता, अपना लाइक ज़रूर करो सेशन को। अगर अच्छा लग रहा है तो करो, नहीं लग रहा तो मत करो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस होती हैं आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वो सब आपको मिलती रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दी सेशंस। शेयर इन द सेंस, अगर आपको अच्छा लगता है यू कैन रेफर टू योर फ्रेंड्स, आप उन्हें बता सकते हो इस सेशन में ऐसा ऐसा रहता है, चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं। तो बस यही बोलना है, बाकी आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, अब मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी और सिंपली चलेंगे आज के पहले आर्टिकल पे, जो कि बात कर रहा है विल अ हाइक इन एमएसपी हेल्प दी फार्मर्स। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, राइट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कुछ हाइक दिया फॉर सम क्रॉप्स दैट हैज़ बीन अनाउंस। सो पहले तो एमएसपी सबको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जहाँ पर आप चाहते हो देखो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, और उसके लिए फार्मर्स को जो एक स्ट्रेस रहता है कि क्रॉप कल को कुछ भी हो जाता है तो उनकी क्रॉप्स कौन लेगा, या एनी, मैं उन रीजंस पे नहीं जाऊंगी, लेकिन वहाँ पर जब गवर्नमेंट खड़ी है कि आप करो, हम आपके क्रॉप्स एक इतने प्राइस पर लेंगे, तो फार्मर्स को एक एश्योरेंस मिलता है। यहाँ पर ये टर्म एश्योरेंस जो बोली है ना, यही सारा कुछ पिक्चर यही रिवॉल्व करती है। एमएसपी एक प्राइस है जो गवर्नमेंट एट विच गवर्नमेंट बाइज द क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स to help them to get their fair prices and encourage them to grow different kinds of crops. एजेंडा पीछे का पता होना चाहिए।
अब क्या है ना, गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंक्रीज किया है एमएसपी फॉर दिस ईयर्स क्रॉप्स एंड मेनी फार्मर्स आर स्टिल नॉट हैप्पी। वो खुश नहीं है जो कि ये चेंजेस हुए। क्यों नहीं है? क्योंकि दे फेस प्रॉब्लम्स लाइक, यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट टेकिंग लॉन्ग टाइम, डिलेड प्रोक्योरमेंट, पहली बात, राइट। दूसरी बात, मिडलमैन हु ट्राई टू पे देम लेस देन द एमएसपी एंड नॉट नोइंग एनफ अबाउट द एमएसपी। अवेयरनेस नहीं है, कमीशन एजेंट्स बीच में घुसते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है। फार्मर्स की डिमांड है एक लीगल स्टेटस फॉर एमएसपी, विच मीन्स वो ऐसा होता है ना, इन लॉ, रिटन इन टू लॉ, एंड अ सिस्टम दैट गारंटीज देम अ मार्केट जहां पर उनकी क्रॉप्स विल बी ब्रॉट एट द एमएसपी। मतलब एक एश्योर्ड वो टर्म आ गई, उन्हें ये चाहिए, एक एश्योर्ड मार्केट मैकेनिज्म चाहिए टू इंश्योर देयर प्रोड्यूसर्स परचेज्ड एट एमएसपी। रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया एमएसपी फॉर 17 खरीफ क्रॉप्स, पैडी, पल्सेस, कॉटन, ऑयल सीड्स फॉर 23-24, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि दिस ईयर्स हाइक इज द हाईएस्ट एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। लेकिन वेरियस फार्मर्स जो हैं, दे यू कैन से दे आर नॉट हैप्पी विद दिस इंक्रीज। दे थिंक एमएसपी इज स्टिल नॉट एनफ एंड द फार्मर्स हैव टू स्पेंड लाइक मोर मनी इन लाइक बाइंग द सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट्स, विच इंक्रीजेज देयर कॉस्ट। सो उनका ये कहना है कि करंट एमएसपी से दे आर नॉट एबल टू अर्न एनफ टू इवन पे देयर डेट। So farmers are disappointed also because government has not fulfilled its promise of implementing a recommendation that is called Swaminathan Commission suggestion. जिस recommendation के अंदर ये है कि MSP should be at least 50% more than the comprehensive cost of प्रोडक्शन। तो ये फार्मर्स चाहते हैं। फार्मर्स चाहते हैं कि सरकार जो है, गवर्नमेंट शुड मेक द एमएसपी अ राइट दैट हैज टू बी फॉलोड, चाहे बाय द गवर्नमेंट चाहे बाय द प्राइवेट बायर्स, क्योंकि उनका ये मानना है तभी उनको एक फेयर और रीजनेबल प्राइस मिलेगा उनकी क्रॉप्स के लिए। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर कुछ और भी बातें करी गई हैं। इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर रंजीत सिंह, एम्फेसाइजेस, उनका यहाँ पर क्या कहना है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। If the MSP becomes like legal rule, law, assured market, so private buyers will have to buy the crop at the MSP and export ये कहते हैं it will be good for the farmers and it will also have positive effect on the environment। दूसरी बात इस आर्टिकल के अंदर जो लिखी है मैं वो बता रही हूँ कि एक्सपर्ट का कहना है कि increasing a MSP a little bit can help the farmers a little, but there is no एक होता है ना reliable way for the farmers to sell their crops for MSP in most of the parts of the country, वो नहीं है। It will be difficult कि आप फार्मर्स को encourage करोगे to grow। मैंने इनिशियली क्या बताया था, MSP क्यों दे रही है, एजेंडा पीछे हम क्या चाहते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, फार्मर्स ग्रो करें, लेकिन वो पर्पस ही फुलफिल नहीं होगा क्योंकि यू नीड टू फाइंड अ रिलायबल वे। सबसे पहले होता है ना, चीज़ें ट्रस्ट वर्दी हैं, जहाँ पर दिस इज़ रिलायबल, एक अवेयरनेस भी नहीं है, राइट। सो इट्स वर्दी नोटिंग कि देर इज़ एनफ। ये तो मैं मानती हूँ कि आज कंट्री में फूड प्रोडक्शन की अगर बात करें सो फूड ग्रेन स्टॉक्स इन द कंट्री आर एट अ कंफर्टेबल लेवल, लेकिन however if there are delays in the monsoon it could affect the region that does not have irrigation facilities। so ये बात है। MSP का जो गोल है, we need to find a balance between the need of the farmers and consumers। at last ये आर्टिकल के अंदर मेंशन है कि एक बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MSP का मतलब है फेयर प्राइसेस देना फार्मर्स को उनकी क्रॉप्स के लिए, एक रीजनेबल प्राइस देना, राइट, एंड कीपिंग द प्राइसेस रीजनेबल फॉर द कंज्यूमर्स एज वेल। सो दीज आर द थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, राइट। तो यहाँ पर ये आर्टिकल कहता है कि सी government should ensure a system where farmers can sell their crops at MSP and get a fair income। यहाँ पर उन्होंने सब्सिडीज की भी बात करी है, जैसे डिस्काउंट हो गया, जैसे एज ए सीड्स को लेके, फर्टिलाइजर्स को लेके, दूसरे मटेरियल्स को लेके फार्मर्स को अगर आप सब्सिडीज देते हो तो दे नीड टू, जो कॉस्ट आती है इनिशियल कॉस्ट वो कम हो जाए। इट विल हेल्प टू रिड्यूस देयर एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज देयर इनकम। अब इसके रिगार्डिंग आप बोलोगे कि मैम ये नहीं वो नहीं, मैं मानती हूँ जो आर्टिकल में मेंशन है मैंने वो सारे पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं।
आपका जो पॉइंट है, आपका जो टेक अवे है एज इन इसके रिगार्डिंग प्लस माइनस दोनों में चीज़ें जाती हैं। सब्सिडीज़ को लेके एक ओवरऑल डेफिनेटली आई अग्री विद यू कि प्लस माइनस में दोनों बातें जाती हैं। तो आपका जो भी यहाँ पर पॉइंट है बहुत अच्छा रहेगा, आप अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेंस के लिए एक बैलेंस्ड आंसर ही चाहिए, तो मेक श्योर कि दैट यू राइट दिस वट एवर योर पॉइंट्स आर। आपका क्या वे फॉरवर्ड है, आपकी क्रिटिकली एनालाइज अगर मैं करने को बोलूँ तो व्हाट डू यू थिंक, डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, कॉमेंट बॉक्स। ठीक है, चलते हैं फिर अगले आर्टिकल के ऊपर, जो कि आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। और ये बहुत रेलिवेंट क्यों है ना, क्योंकि एक तरफ एडुकेशन है और दूसरी तरफ एआई। एडुकेशन आपका जीएस पेपर 2 का पार्ट है, एआई यानी टेक्नोलॉजी से हम बातें कर रहे हैं तो जीएस पेपर 3 का पार्ट है। ई एडुकेशन प्लेटफॉर्म्स देयर जनरेटिव एआई चैप्टर, तो आप जीएस पेपर 2 को जीएस पेपर 3 को लिंक बना रहे हो। अब ऐसे ही सवाल आते हैं मेंस के अंदर, तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 को लिंक करते हुए जो ये आर्टिकल है ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की। अगर आज आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो, डिस्टेंस प्रोग्राम देख लो, जैसे कि यही है, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, दे हैव बिकम वेरी पॉपुलर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफर लाइक 3 फ्री ऑनलाइन कोर्सेज इनिशियली, वहाँ से द सक्सेस लेड टू क्रिएशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स। इंडिया की बात करूँ तो चाहे यहाँ पर आईआईएम बैंगलोर देख लो, चाहे आईआईटी बॉम्बे देख लो, दे ऑल्सो ऑफर दिस मॉक्स, दैट मीन्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जहाँ पर अनलिमिटेड एडमिशन हो सकते हैं। ओपन कोर्सेज हैं, आपको मैंने अगर सोचो को आपने बीटेक करनी है, मैंने आपको 100 वीडियोस दे दी, आपने यूपीएससी की तैयारी करनी है, मैंने आपको 500 वीडियोस दे दी, हर मतलब पूरा सिलेबस की 500 वीडियोस मैंने आपको दे दी कि ये कर लो, 550 दे दी, रिकॉर्डेड में दे दी, नोट्स दे दी, तो एडमिशन आएंगे, लेकिन एक जगह के बाद ड्रॉप आउट होने लगेंगे। क्यों होने लगेंगे वो भी बताऊंगी। ये चैलेंज में चली जाती हैं बातें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रचलन जैसा होता है ना, वो बन गया। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कोई भी एडमिशन ले सकता है। चीज़ें आपको ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसे अब देखो मैंने अभी आपको बताया आईआईटी बॉम्बे, आईआईएम बैंगलोर, दे ऑल्सो ऑफर दीज कोर्सेज थ्रू देयर एडेक्स प्लेटफॉर्म, राइट। इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पर वी हैव इंडिया स्वयं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया एक लर्निंग पोर्टल, दैट इज स्वयं, ये भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि MOOC क्या है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इज अ फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। जियोग्राफिकली कहीं पर भी बच्चा हो वो अब सीख सकता है, बहुत बढ़िया है। वेब बेस्ड है, ऑनलाइन है, और यहाँ पर इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन फ्री ऑनलाइन कोर्सेज फॉर हायर एजुकेशन अगर मैं आपको दे रही हूँ तो ऑब्वियसली एक्सेसिव आप एजुकेशन को ज़्यादा एग्जीक्यूट कर रहे हो, वेल क्वालिफाइड लेक्चर्स होंगे, बिल्कुल सही है। वर्चुअल एजुकेशन जैसे आज हम कर रहे हैं, सो इट विल टेक द एजुकेशन फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एजुकेशन डेमोक्रेटाइज भी हो गई, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर बात ये आती है चैलेंज की। इंडिया तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज है इन टर्म ऑफ द MOOC लर्नर्स। आप देखो ओपन प्रोग्राम में लोग कितना एनरोल करते हैं अपने आप को। इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर द US। लेकिन ना हर चीज़ के वही प्लस माइनस होता है। यहाँ पर ना मैं आर्टिकल से थोड़ा अलग जा रही हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको हिंदू में नहीं देखने को मिलेंगे, ये मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको चीज़ें पहले क्लियर हो, हर एक चीज़, ताकि आप आंसर लिख पाओ अच्छे से। चैलेंजेस आज के टाइम पे MOOC प्लेटफॉर्म के अंदर ये आ रहे हैं कि अगर मान लो आपको बीटेक भी करनी है, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग भी लेनी है, नए नॉलेज, नया कॉन्सेप्ट, नए सब्जेक्ट्स हैं, और मैं आपको ऐसे रिकॉर्डेड लाइक 500 वीडियोस दे दूँ, बीटेक हो जाएगी, तो एक टाइम पे आप जोश जोश में एनरोल तो कर लोगे, लेकिन बाद में अब क्या हो रहा है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, इन लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेक्टिविटी। ऑनलाइन लर्निंग मॉडल जो है इट कैन ईजिली
प्रोवाइड, अगर लाइव सेशंस हो, आप इंटरैक्ट करो, आप पार्टिसिपेट करो और आपकी जो डाउट रेजोल्यूशन हो, वो कुछ नहीं होगा। मैं आप कोर्स कंप्लीट करने के नाम पे, सिर्फ आपको एक डिग्री कंप्लीट करने के नाम पे चीज़ें दे दी जाती हैं। तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना, यहाँ ड्रॉप ऑफ देखने को मिल रहा है और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं दे हैव फेल्ड एज कम्पेयर टू दी एडटेक स्टार्टअप्स दैट चार्ज फॉर एवरी कंटेंट। तो यहाँ बात ये आ रही है कि मोटिवेशन जो आता था ना इन कोर्सेज को कंप्लीट करने का, वो अब नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ड्रॉप ऑफ होने को हो देख हम पा रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल ट्रेनिंग्स में ही क्यों ना हो। और इसको कॉस्ट जो है इसकी मेंटेन करने की वो बहुत ज़्यादा है, ड्रॉप आउट भी अपने को देखने को मिल रहे हैं। सो एज टू टैकल दीज चैलेंजेस, अभी क्या हुआ ना, जैसे एडेक्स प्लेटफॉर्म ही है, उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया जनरेटिव AI टूल्स। फॉर एग्जाम्पल एडेक्स यूज अ टूल कॉल्ड ChatGPT। अब आपने एडुकेशन को सॉल्यूशन लाने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाला, टेक्नोलॉजी को डाला, AI पावर्ड असिस्टेंस अब आप दे रहे हो, जिसके थ्रू आपकी क्वेरीज को वही उसी टाइम आंसर आ जाएगा, फीडबैक मिल जाएगा असाइनमेंट्स पे, और लर्निंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा इंगेजिंग हो जाएगा, इंटरेस्टिंग होगा, एंड इट विल जनरेट समरीज ऑफ योर कोर्स कंटेंट, क्विकली जनरेट द एग्जाम स्कोर्स। सो ड्रॉप आउट रेट कम होने लगेंगे, लर्नर्स और ज़्यादा एंगेज करेंगे, एनकरेज करेंगे होंगे टू कंप्लीट देयर डिग्री अर्निंग प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर आपने टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाया है एडुकेशन सेक्टर के अंदर, राइट। सो स्वयं प्लेटफॉर्म विच इज पब्लिकली फंडेड एंड ड्रिवन बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी is also expected to utilize AI based learning। तो मिलियंस ऑफ यूजर्स जो हैं, आप इंटरनेट से मतलब बेस एक्सपैंड होगा, AI कैन प्ले अ क्रूशियल रोल है। तो अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेंस का जब एक आंसर लिखना है, आपसे इन चीज़ों के लिए क्रिटिकली एनालाइज करना भी आ सकता है। इसके अगर मैं देखूँ, आप इसको छोड़ो, ऑनलाइन एडुकेशन एज इन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एक तरफ हो गए, स्कूल के अंदर स्कूल एडुकेशन में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आ रहे हो तो इसके फ़ायदे तो बहुत हैं। टीचर्स को फ़ायदा मिलेगा टू मेक क्लासरूम्स मोर इंटरैक्टिव एंड हेल्प्स इन ऑटोमेटिंग द बेसिक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ द क्लास, जैसे अटेंडेंस हो गया, ग्रेडिंग हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपेयर करना हो गया, बहुत सी चीज़ें। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, रिडक्शन इन द एबिलिटी टू मल्टीटास्क, स्टूडेंट्स विल बिकम स्पेशलिस्ट हैविंग फ्यूअर आइडियाज इन देयर स्फीयर्स। एज इन जब आप किसी चीज़ का प्लस देख रहे हो, उसके चैलेंजेस और उसके रिस्क भी है, हाई कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, टीचर्स विल बी लेफ्ट आउट विदाउट अ जॉब। मैं स्कूल एजुकेशन की बात कर रही हूँ। तो सवाल बन सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्कस द रोल प्लेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द एजुकेशन सेक्टर, or the evolution of technology has changed the way educational institutes operate today. In this context, critically analyze the role that is played by artificial intelligence। 150 वर्ड्स में लिखो। तो इसीलिए ये आर्टिकल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, और मैं ये चाहूँगी कि आप इस पर एक आंसर ज़रूर लिखना, खुद से लिखोगे तो ही फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। तो अब चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल के ऊपर। ये 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज के। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स हैव अ लुक। सो अगला जो आर्टिकल है वो है रिगार्डिंग GI टैग। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एज फार एज ये जो मैंगो, जिसको भी पसंद है बस उन्हीं के लिए है ये, उन्हीं के लिए तो नहीं है, बट कहने का मतलब है कि इशाद मैंगो की बात करेंगे। डिलीशियस मैंगो फ्रॉम उत्तर कन्नड़ हैज़ अर्नड इट्स मच अवेटेड जियोलॉजिकल इंडिकेटर टैग। ये है वो आम, बहुत ही रसीला होगा, मोर पल्पी होगा। अब इसके 2 वेरिएंट्स हैं, करीशाद और बिलीशाद। तो ये दोनों आपको एटलीस्ट वेरिएंट्स के नाम ध्यान में रखने हैं। और प्रीडोमिनेंटली इट इज़ ग्रोन अराउंड अंगोला, ये भी ध्यान में रखना। लगभग 400 साल से इसकी कल्टीवेशन चल रही है। GI टैग आपको पता ही है, जो प्रोडक्ट्स, जो फूड स्टफ्स, मतलब स्पेसिफिक ओरिजिन होता है उनका, वहाँ ड्यू टू दैट ओरिजिन उनकी वो रेपुटेशन है, वो टेस्ट आता है। जैसे मैंगो हो गया, कहीं का आम, कहीं का संतरा, कहीं की कॉफ़ी, कहीं की टी, कहीं का गुलाब जामुन, कहीं का रसगुल्ला। तो समझ रहे हो। अभी मैंने आपको बताया कि कितने GI टैग मिले, वो बनारसी पान है ना। तो एक लिस्ट ज़रूर बना लेना GI टैग्स की, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो बाद में। जितने भी GI टैग्स मिले हैं ना जिन जिन प्रोडक्ट्स को,
वो ध्यान जरूर में रख लेना। सो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज अ साइन दैट इज यूज्ड ऑन द प्रोडक्ट्स, ये आपको पता ही है, that have a specific geographical origin and possesses the qualities or a reputation that are due to that origin. Typically used for agriculture products, foodstuffs, wines, spirit drinks, industrial products, handicrafts. और ये जो GI टैग दिया जाता है ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद इट कैन बी रीन्यूड। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज, हाँ हम वो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज की बात कर रहे थे ना, तो उसमें 3 कंट्रीज थी, इंडिया, फ्रांस और यूएई। इन 3 कंट्रीज की नेवीज हेल्ड अ ट्राइलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ ओमान। बिना मैप के कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, ये बाद में बहुत दिक्कत आती है जब हम कहते हैं कि वो, अभी देख लो आप प्लेसेस इन न्यूज़ से सवाल बनता है, वो बाद में ना ये बोलेंगे कि वो प्लेसेस इन न्यूज़ कहाँ से करें, प्लेसेस इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, जब न्यूज़ में थे तब किया नहीं, फिर उसके बाद ढूंढते हो प्लेसेस इन न्यूज़। तो जब कोई प्लेस न्यूज़ में है साथ साथ उसको कवर कर लो। जब आपको कोई गाइड कर रहा है, कोई डायरेक्शन दे रहा है, तो उस टाइम कर लो उस चीज़ को, क्यों बाद के लिए छोड़ना और बाद में दिक्कत परेशानी होना। तो अभी 2-2 मिनट डेली के लगेंगे, जब भी कोई चीज़ प्लेस न्यूज़ में आई उसको उसी टाइम कवर कर लिया। आज एटलस खोलो, गल्फ ऑफ ओमान के आसपास की सारे नेशंस, बॉर्डरिंग नेशंस, किसका किसके साथ लगता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है, ये सब चीज़ें देख लो। एक बार की बात है, मैप में मैं आपको मैप दिखा रही हूँ, लेकिन ये मत सोचना हमने यहाँ पे मैप देख लिया बात बन गई, नहीं, बात तब तक नहीं बनेगी जब तक आपने खुद से नहीं किया। ठीक है, ये है गल्फ ऑफ ओमान, इधर ईरान लगता है, थोड़ा पाकिस्तान, साउथ में ओमान, इधर यूएई। ठीक है, और इधर है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बॉर्डरिंग देख लो तो इधर ये ओमान का ही है, सो इधर ओमान हो गया और इधर ईरान भी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो गल्फ ऑफ ओमान है ये आप देख रहे हो, इधर अरेबियन सी को कनेक्ट कर रहा है, इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट कर रहा है पर्शियन गल्फ से, इधर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं यहीं से ही वो रास्ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए। इधर ग्वादर पोर्ट हो गया पाकिस्तान के अंदर, ईरान में हमारा छबार पोर्ट है, और यहाँ तो थोड़े और पोर्ट्स हैं ना, मैं आपको उनका नाम बता देती हूँ। तो ये जो है इट कनेक्ट्स अरेबियन सी विद द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ओमान नीचे साउथ में, इधर यूएई भी दिखा दिया वेस्ट में, ईरान पाकिस्तान नॉर्थ में हो गया। गल्फ ऑफ ओमान ऑफर्स द ओनली एंट्रेंस फ्रॉम द अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन इनटू द पर्शियन गल्फ, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रूट है फॉर द ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया अराउंड द पर्शियन गल्फ, राइट। शिपिंग रूट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। यहाँ ना इट हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेड जोन। डेड जोन बोले तो कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, नो ऑक्सीजन और वेरी लिटल ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए आप देखोगे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, सो दैट जोन इज इनकैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एनी एक्वेटिक फ्लोरा, तो वहाँ आपको नहीं देखने को मिलेगी। इट मेजर मतलब मेजरिंग अप्रॉक्सीमेटली 1,65,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज डेड जोन देयर। ठीक है, और यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं आसपास के, आपके पास लिस्ट है, छबार पोर्ट जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इधर देखो फुजैरिया यूएई के अंदर, तो ये थोड़ा सा पोर्ट्स जो हैं वो ध्यान में रख लोगे ना तो बात बन जाएगी, इसलिए भी थोड़ा सा लिटिल टाइम दे देना। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो कि बात कर रहा है कि आर्कटिक सी आइस इज मेल्टिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है। सी आइस डिक्लाइन, आईपीसीसी की रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि पहला सी आइस फ्री समर, ऐसे समर जहाँ पर यू विल सी आइस फ्री, नहीं है आइस, सी आइस फ्री समर इज प्रोजेक्टेड टू अकर बिफोर 2050 ड्यू टू, किस लिए, ग्लोबल एमिशंस के चक्कर में। ग्लोबल एमिशंस कौन कर रहा है, हम, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्राइविंग टेम्परेचर बियॉन्ड 4.5 डिग्री सेल्सियस। सैटेलाइट से रिकॉर्ड हुआ है कि ईयरली रेट ऑफ आर्कटिक आइस लॉस, मतलब हर साल 13% ये चल रहा है सी आइस डिक्लाइन, और ये कॉज ऑफ कंसर्न है। ये आप अपने जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो। सी दे हैव प्रोजेक्टेड दैट अ समर विद नो आइस इन द आर्कटिक इट कुड हैपन बिफोर 2050, लेकिन जिस पेस से हम चल रहे हैं आर्कटिक कुड बी आइस फ्री इन द समर एज अर्ली एज 2030s, राइट। सो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सैटेलाइट का रिकॉर्ड है दैट आर्कटिक आइस इज मेल्टिंग एट अ रेट ऑफ ऑलमोस्ट 13% पर ईयर। ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स, क्लाइमेट मॉडल, यहाँ पर ना एक आपके लिए ये बात जानना इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंस क्या है आर्कटिक सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्लैनेट। व्हाई, क्या इम्पैक्ट डालता है, लिख सकते हो आंसर्स में। रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, एल्बीडो पढ़ा है,
स्नो रिफ्लेक्ट करती है लॉट ऑफ सनलाइट बैक इनटू द स्पेस, ब्राइट वाइट स्नो, जिससे कि इट हेल्प्स टू कूल डाउन द अर्थ, मेंटेन अ बैलेंस एनर्जी। ये नहीं होगा तो द डार्क ओशन वाटर दैट इज एक्सपोज्ड इट विल एब्जॉर्ब मोर सनलाइट, मेक द अर्थ वार्मर। दूसरा, क्लाइमेट को रेगुलेट करने में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट एक्ट एज अ काइंड ऑफ बैरियर बिटवीन द कोल्ड एयर अबव एंड द वार्म ओशन वाटर बिलो। थर्ड, हैबिटेट फॉर द एनिमल्स। फोर्थ, ग्लोबल ओशन सर्कुलेशन के अंदर इट एड्स इनटू। फिफ्थ, बायोडाइवर्सिटी के अंदर, तो इट इज़ होम टू लाइक, जैसे मैंने आपको बताया, फैसिनेटिंग स्पीशीज़ के लिए इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ भी वहाँ पर रिजाइड एंड द आइस प्रोवाइड्स देम विद द रिसोर्सेज, it will affect their livelihood and overall well-being. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, रास्ता तो खुल जाएगा, नेविगेट मतलब आइस कवर कम होगी, इट विल मेक इट ईजियर फॉर द शिप्स टू नेविगेट, लेकिन कंपटीशन बढ़ जाएगा और वो होता है ना कि दैट वो टू गेन टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज, वो बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा और बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो जब बात आती है इम्पोर्टेंस की। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वो है सागर समृद्धि से एसोसिएटेड। क्या है सागर समृद्धि? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या है ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम वो बताऊंगी। टू एक्सीलरेट वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस सागर समृद्धि इनिशिएटिव को समझने के लिए ड्रेजिंग समझ आ गया तो पूरा आर्टिकल समझ आ जाएगा। ड्रेजिंग का मतलब होता है सेडिमेंट्स और डेब्रीज को रिमूव करना फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रिवर्स, लेक्स एंड बॉडीज ऑफ द वाटर। किस लिए? टू मेंटेन द नेविगेबिलिटी। इसका मतलब एक ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर कीपिंग द वाटरवेज क्लियर फॉर शिपिंग एंड टू बूस्ट द ट्रेवल। अब यहाँ पर सागर समृद्धि सिस्टम क्या करेगा? सागर समृद्धि सिस्टम, जिसको डेवलप किया गया है बाय नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट, द टेक्नोलॉजिकल आर्म ऑफ द मिनिस्ट्री, ये क्या करेगा प्लेटफॉर्म? इट विल हेल्प इन ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द ड्रेजिंग प्रोजेक्ट्स। मतलब यू विल कीप एन आई कि जो सेडिमेंट्स हैं इट हैज बीन रिमूव्ड नाउ। अब आपका काम क्या है, सिस्टम से एम क्या है हमारा, कि आप उसको यूज करो इन द यूजफुल वे, converting that waste material into the useful resources, finding ways to utilize the sediment that is removed from the water bodies. So by monitoring the dredging activities through Sagar Samriddhi, government ensures कि जो dredged materials हैं they are managed efficiently. Instead of कि आप उसको कहीं भी dispose कर दो, effort should be made to find ways to use it in a productive manner. पहले the system improves upon the old, पहले it was known as draft and loading monitoring system, right? अब इस दिस इज द न्यू वन। विजन है आपका आत्मनिर्भर भारत का, मेक इन इंडिया का, उसके लाइन में भी है। कैपेबिलिटीज बताई दी है, रियल टाइम ड्रेजिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगी, मंथली प्रोग्रेस होगा, ड्रेजर की परफॉर्मेंस मॉनिटर होगी, इजी लोकेशन ट्रैक डेटा, लोडिंग अनलोडिंग, ये सब कुछ होगा। एंड इससे क्या होगा? सिस्टम इंप्रूव्स द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, रिड्यूस द ड्रेजिंग कॉस्ट और ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी हो रहेगी। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल, ये था आज का पूरा सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।